नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है दिनेश। आज जिनके साथ मैंने पॉडकास्ट किया है वो है कर्नल अजय रैना। ये एक एक्स इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं जो अब जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। इनका जो जियो स्ट्रेटेजिक सेंस है वो इमेंस है। इनका हिस्टोरिकल नॉलेज और जो इनका नॉलेज है पाकिस्तान को लेके और जो जम्मू कश्मीर को लेके इनका नॉलेज है, बिकॉज ये खुद जम्मू से बिलोंग करते हैं, डोगरा कम्युनिटी से, जो एक फाइटर कम्युनिटी है। तो उनसे वो बिलोंग करके और उनको पूरा जो जम्मू कश्मीर का रीजन है और जो पाकिस्तान का है उसमें उनकी एक्सपर्टाइज है। और इन्होंने अपने जीवन काल में अभी तक 29 बुक्स लिख चुके हैं ये। सो ये इतने नॉलेजेबल पर्सन जो जियो पॉलिटिक्स का जिनको पूरा नॉलेज है वो है कर्नल अजय रैना। तो आप अब सुनेंगे कर्नल अजय रैना को और उनके सारे जो व्यूज़ है कि इंडस वाटर ट्रीटी पे अब पाकिस्तान का क्या रिएक्शन हो सकता है, पाकिस्तान को कैसे अफेक्ट होगा इंडस वाटर ट्रीटी, और जो अभी कश्मीर में हुआ उसका सॉल्यूशन क्या, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है, उसके बारे में हम पूरा जानेंगे कर्नल अजय रैना से। सो लेट्स बिगिन गाइस। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सर, एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू माय चैनल। छोटा चैनल है तो भी आप इतना टाइम निकाल के आए, उसके लिए वेरी मच थैंक यू सर। एंड सॉरी मैंने आपको बहुत परेशान किया उस चीज के लिए। सो नहीं एक्चुअली सर, जी नहीं एक्चुअली जितने भी मेरे फॉलोअर्स है और मेरे इंस्टाग्राम पे जो फॉलोअर्स है सब, उसमें मेरे काफी अराउंड 2000 फॉलोअर्स हैं। तो यानी सबसे भी मेरा इंटरेक्शंस होता है तो सब ये पूछ रहे कि ये क्या हो रहा है आगे किस हिसाब से। और हमने जो अब इंडिया ने स्टेप लेना स्टार्ट किया है, लाइक जो अभी हमने इंडस वाटर ट्रीटी ली है, अब वो कुछ बोल रहे हैं कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा और कुछ बोल रहे हैं कि ये तो एटम बॉम्ब से भी बड़ा बॉम्ब है जो इंडिया ने उनपे डाला है पाकिस्तान पे। तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा सर इंडस वाटर ट्रीटी से, और इसका क्या सिग्निफिकेंट है पाकिस्तान के लिए सर ये ट्रीटी? देखो दिनेश, पहले तो आपको नमस्कार, सभी देखने वालों को नमस्कार। कोई छोटा मोटा चैनल नहीं होता, ये इंटेंट की बात होती है। जब तक देश प्रेम है तो बाकी सब चलता है। छोटे से शुरुआत होती है ना, तभी बड़े बिल्कुल होते सर। हैं। देखो, इंडस वाटर ट्रीटी ऐसा है कि ये एक ब्लैकमेल की हुई ट्रीटी थी जो यूएसए के प्रेशर के नीचे, और उसमें अंग्रेजों का भी हाथ था, बट उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस आ गया था ऊपर, तो उसके प्रेशर के नीचे ये ट्रीटी लिखी गई जो अनफेयर थी। अनफेयर इन द सेंस कि आपने इतना पानी उनको दे दिया, पॉपुलेशन का देखो, जियोग्राफी को देखो। और आप, हमें, हमारे दर्शकों को समझना पड़ेगा कि जो हिमालयन रिवर्स हैं हमारे, जो हिमालय से ओरिजिनेट होते हैं, वो बर्फ पिघलने से बनते हैं। जबकि अब जैसे साउथ में जाते हो तो वहाँ मानसून और बारिश वाले रिवर्स होते हैं, कोई स्प्रिंग होता है, कुछ होता है, बट तो स्नो मेल्ट वाला जो रिवर्स है उसमें एक, मैं नेहरू साहब को सिर्फ ये अलाउंस दे सकता हूँ कि हाँ, हमारे पास तब कैपेसिटी नहीं थी, इंडस के ऊपर बिल्कुल कैपेसिटी नहीं थी कुछ भी बनाने की। क्योंकि इंडस में आज भी अगर हम कुछ बनाते हैं, अब लोगों को थोड़ा सा मैप देखना पड़ेगा। इंडस जो है वो कैलाश मानसरोवर के मैं नीचे से शेयर करता हूँ। आता है। फिर वो वो जो हमारे आपने कल एक, सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, वो कल आपने एक मैप पोस्ट किया था ट्विटर पे, वो मैप मैंने डाउनलोड कर लिया है, वो बता दूं सर उसमें? हाँ, आप लगा दीजिए, अदरवाइज हाँ, विच एवर वे। तो जो इंडस है जो लद्दाख में आता है, और उसके बाद वो बिल्कुल छोटा बच्चा रिवर की तरह आता है। तो जो लोग कहते हैं ना कि हम कुछ करेंगे तो चाइना हमें तंग करेगा, इंडस जो चाइना के तिब्बत में है, चाइना का तो है ही नहीं वो, चलो तिब्बत को मान लिया चाइना की हिस्सा है आज की डेट में, तो नाले की तरह आता है वहाँ पे पानी। लेकिन जब वो इंडिया के हमारी टेरिटरी एंटर करता है तो बहुत सारे नाले, और सबसे बड़ा जिसका रिवर उसमें मिलता है, फिर इंडस का विशाल रूप बनता है। तो इंडस को, और ब्रह्मपुत्र में भी सिमिलर कहानी है कि हमें चाइना ब्लैकमेल नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत शरारत कर सकता है। तो वो इंडस को तो आज भी अगर हम अपना लगाते हैं, अगर भारतीय सरकार कहती है कि डैम बनाओ बड़े वाला, उस पर कोई डैम नहीं है। जो छोटे छोटे बैराजेस हैं जो लोकल बिजली वगैरह पैदा करने के लिए हैं, क्योंकि वो इंडस पाकिस्तान को दिया हुआ है। तो आज पानी रोक भी लेंगे दिनेश, तो उसको पानी जाएगा कहाँ? क्योंकि लद्दाख के जो लोग गए हैं लद्दाख में, उनको समझ आएगी कि इंडस गहराई में बहता है, दोनों तरफ पहाड़ है। अब रोक तो लोगे, वो पीछे 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 लंबा चलता रहेगा, पर कब तक? एक टाइम आता है जब डैम फट जाते हैं। तो उस पानी को डाइवर्ट करना, लाहौल स्पीति और सतलुज में मिलाना, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें आई थिंक 8 से 10 साल लग सकते हैं। तो उस एंगल से देखो तो ये भी भारत सरकार को हम ये अनाउंस कर सकते, दे सकते हैं 1960 में, कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं थी। चिनाब में भी कुछ था नहीं हमारे पास ज्यादा, जेलम में भी नहीं था मैट। तो मगर ओवरऑल एक अनफेयर ट्रीटी थी। और
कोई ये कहे कि अभी जो IWT जो अभी अबेंस में होल्ड की है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर उनको शायद पता नहीं है कि देखिए पानी का क्या होता है। पानी आपको जिंदगी भी देता है और पानी आपको मारता भी है ना। अभी जो हमारे दरिया हैं सतलुज, ब्यास और रावी, उसकी एक भी बूंद हम पाकिस्तान को नहीं जाने देते, जी क्योंकि ये तब डिसाइड हुआ था 1960 में कि ये हमारे रिवर्स है, इसका पानी वहां नहीं जाएगा। तो भारत ने 6 करोड़ पाउंड तब दिए थे पाकिस्तान को नहरें बनाने के लिए। तो दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स और बड़ा इरिगेशन कैनाल सिस्टम है, और वो हमारे फंड से बना, क्योंकि बोला गया कि यार अगर यहाँ से पानी नहीं आएगा तो उनके पंजाब को पानी, चिनाब और जेलम जो ऊपर से आते हैं, जी उनका पानी इनको पंजाब में लाना था, particularly लाहौर में। और ये क्योंकि रावी लाहौर के अंदर से बहती थी, तो जब वो नाली वो यस पानी बंद हो जाता तो उनको चाहिए था। तो उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने अपना वो पैसा खा पी के, पाकिस्तानियों ने वो जो डैम जो इनके बने, अभी तरबेला डैम इनका सबसे बड़ा था पहले, अभी मंगला डैम हाइट में सबसे जी बड़ा है। तरबेला डैम मिट्टी का डैम है, मिट्टी और पत्थर ओके से बना हुआ है। तो उसको सफाई तो की थी इन्होंने इतने सालों से। और तरबेला डैम जब बना था 1970 में, तो उसकी लाइफ 50 साल की थी। तब बताया गया था कि 50 साल के बाद ये डैम अगर साफ नहीं किया गया टाइम से तो ये भर जाएगा। और मिट्टी वाले डैम को आप साफ उस तरीके से नहीं कर सकते जितना आप सीमेंट वाले को कर सकते हो, क्योंकि मिट्टी क्या, फिर सारी मिट्टी जुड़ जाती है आपस में, पीछे 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 पीछे। तो ये नहीं पता चलता कि पीछे लूज मिट्टी कौन सी है और डैम की वॉल की मिट्टी कौन सी है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन अभी सरकार ने, पाकिस्तान ने क्या किया, उसको कुछ किया नहीं और डिक्लेयर कर दिया कि 50 साल और उम्र बढ़ गई। अदरवाइज आज की डेट में तरबेला डैम की उम्र खत्म है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, उसमें मिट्टी कम भरी है, अभी चलेगा, क्योंकि बहुत इलाके है उसके पहाड़ों के अंदर। तो मैं ये कह रहा था कि पानी से आप जीवन देते भी हो, पानी से आप मारते भी हो। तो जब हमारे पास ये पावर हमारे हाथ में है, आपने पिछले 24 घंटे में देखा, पहले हमने चिनाब का पानी कम किया तो बिलावल भुट्टो वहां से भूखने लगा, अगले दिन हम झेलम का पानी खोल दिया। अभी लोगों को मैप देखना पड़ेगा अपने टाइम पे तो ये समझ आएगी, क्योंकि जी झेलम के ऊपर मीरपुर में, जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर पीओजे का हिस्सा है, वहाँ पे मंगला डैम है जो इस टाइम पाकिस्तान का सबसे ऊंचा डैम है। पाकिस्तान के 2 ही डैम है जो 100 मीटर से ऊपर है, जी तो आप कंपेयर कर लो। तो वहाँ पे ऑलरेडी सूखा पड़ना शुरू हो गया था। 3 4 5 महीने पहले के अगर वीडियो देखेंगे आप, मीरपुर सर्च करके, मीरपुर डैम, मंगला यस डैम, तो सर आपको देखेंगे वहाँ पे ऐसे पानी है ही नहीं। सूखा पड़ा था बिल्कुल सर तो हमने सडनली पानी खोल दिया, अब वो डैम मिट्टी से भरा हुआ है, पानी रोकने की उसमें क्वेश्चन है नहीं। तो जो पानी खोला वो निकलते 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 अरब सागर में चला जाए, जहां भी जाएगा खत्म। जी अगले 2 महीनों में खरीफ की फसल है, अभी गेहूं कट रहा है, अभी राइस पैडी जो जी खरीफ का मौसम होता है, वो उसके लिए चाहिए पानी। तो भारत ने क्या किया, झेलम का पूरा डैम खाली कर दिया अपने पास जो यस सर जुगाड़ था वो सब खत्म कर दिया। इस महीने में क्या हो रहा है, पीछे से बर्फ पिघल रही है, तो पानी तो आ रहा है, तो हमने जी खाली कर दिया। और अभी हम अगले 5 7 10 दिन में अपनी वाटर कैपेसिटी को फिर बढ़ा लेंगे, क्योंकि पानी पीछे स्नो मेल्ट कर रही है, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, मेल्ट कर रही ग्लेशियर है पिघल रहे हाँ हैं। हम तो अपना भर भर के बैठ जाएंगे, उनको आगे पानी नहीं देंगे। और ये रिटेंशन हम 1 1.5 महीना कर सकते हैं, उसके बाद उस पानी को छोड़ना पड़ेगा, तब तक देर हो जाएगी, उनकी फसल गई। और नहीं चिनाब में आपने देखा, चिनाब में क्योंकि हमारे यस पास डैम, झेलम के ऊपर डैम्स नहीं है, रिजर्वायर डैम्स है, उल्लर लेक में एक तुलबुल है। चिनाब के ऊपर डैम्स हैं, सलाल में है, बगलिहार में है, 7 डैम बन चुके हैं या बन रहे हैं। तो चिनाब तो हमने रोक लिया, और क्या होगा, एक दिन आएगा हम चिनाब भी खोल देंगे। वो किस दिन खोलेंगे वो पाकिस्तान को पता नहीं है। जब तक इंटर बॉर्डर ट्रीटी थी तो हमें उनको नोटिस देना पड़ता। तो ये जो है ना कि किस दिन सिर पे गिरेगी तलवार, ये किसी भी देश या किसी भी कम्युनिटी के लिए बहुत ही एक गलत चीज है। आप इमेजिन कीजिए कि नहीं इसमें आप ये भी है छोड़ ना सकते सर कि एकदम से पानी आएगा तो जो ऊपर की मिट्टी रहती है जो उसमें वो जरूरी होती है इरिगेशन के लिए, अगर पानी एकदम से आए तो वो पूरा बहा के ले जाएगा मिट्टी को, हाँ, वो तो तो फ्लड वो आ लोग गया का ना। वैसे ही कल आपने देखा, हाँ या कल आपने देखा तो है, लोगों की कारें तैर रही थी पानी के अंदर, क्योंकि वो जी इस सर मौसम में, क्योंकि रिवर नैरो होता है, तो वो उनको आदत है कि बरसात से पहले यहाँ गाड़ी खड़ी कर दो घर के नीचे, जी और जब बरसात आएगी तो यहाँ नहीं करनी। लेकिन अभी इस मौसम में बरसात कर दी भारत ने। तो जो ये कहते हैं ना कि इसका फर्क नहीं पड़ेगा, उनको समझ नहीं है, फर्क पड़ेगा। और ये परमाणु बम से भी ऊपर है, क्योंकि आप किसी को वायलेंस से नहीं मार रहे,
आप लोगों को उनसे रोटी छीन रहे हो, पानी छीन रहे हो, उसका इम्पैक्ट क्या होता है? ये लोग अभी यहाँ से निकलेंगे और मेन पाकिस्तान की तरफ जाएंगे नीचे रोजगार ढूंढते हुए। वहाँ पे भी है नहीं, इंडस का पानी भी नहीं है। इंडस का भी जो तरवेला डैम है, जैसे मैंने बोला, कालाबाग डैम भरे हुए हैं मिट्टी के साथ। तो फिर ये लोग देश छोड़ के बाहर भागने शुरू करेंगे, रोटी तो खानी है। तो जी सर। आपका सारा जो वर्क फोर्स है जो खेतों में काम करती है, सडनली वो खेतों में काम करने लायक नहीं रही, क्योंकि खेत काम करने लायक नहीं रहे। जब पानी नहीं चाहिए पानी आ जाता है, और जब पानी चाहिए पानी नहीं आता। तो फिर आप क्या करते हो? वो पॉपुलेशन जो है वो आपकी इकोनॉमी से निकल जाती है, और वो जाके काम करने लगेगी, कहीं पंचर लगाएगा, कोई मजदूरी करेगा, जिसका बस चलेगा वो वेस्ट एशिया भागेगा। तो हुआ क्या कि आपकी इकोनॉमी जो वैसे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी, फैक्ट्रीज तो पाकिस्तान ने लगाई नहीं, तो जी वो सर। भी टूट गई। तो वो इसका भी जो उसकी कुछ इम्प्लीकेशन है ना, ट्वेंटी वो फाइव परसेंट 25% कुछ इनकी जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन वो एग्रीकल्चर से है इनका, पाकिस्तान का। तो जी अगर ये बंद होता है तो उनको तो फिर पूरा उनकी जो ऑलरेडी वो बेगर जैसा है बिहेव करते हैं, तो और उनके लिए इश्यू हो जाएगा इसमें। जी तो सर ये तो एक हमारा जो एक पर्सपेक्टिव है आईडब्ल्यूटी का है, लेकिन अब जो पाकिस्तान से रिएक्शन आ रहा है, जैसे अब वो लोग तो मीन्स वो समझ नहीं पा रहे, जैसा उनका रिएक्शन देख के लग रहा है कि वो समझ नहीं पा रहे कि उनपे कितनी बड़ी ये प्रॉब्लम आने है। तो उनका जो रिएक्शन आ रहा है, तो उन्होंने वो दिख रहे हैं वीडियोस के, उन्होंने टैंक लगा दिए। अब आज कोई रेलवे मिनिस्टर है वहां का पाकिस्तान का, वो पता नहीं इनके पाकिस्तान के रेलवे मिनिस्टर को क्या इशू है सर। पहले वो शेख रशीद था जो पाव पाव किलो के बम फेंक रहा था, और आज वो बोलता है रेलवे जी मिनिस्टर कि हमने वो ऐसे ही शो के लिए नहीं रखा है, हमारे पे कुछ किया तो हम ये न्यूक्लियर बम छोड़ देंगे। तो ये तो इस तरह से धमकी दिए जा रहा है, तो उस पे क्या, यानी पाकिस्तान का जो ये रिएक्शन है, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान हम कुछ करे उससे पहले पाकिस्तान कर देवे सर। देखो, ये दो सिनेरियो हैं, और अगर हम हिस्ट्री में जाके देखें, क्योंकि किसी भी देश या किसी सोसाइटी को जज करने के लिए हिस्ट्री में जाना जरूरी है, और अपने आप को समझने के लिए भी अपनी हिस्ट्री भी समझना जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे भारतीयों को अपनी हिस्ट्री पढ़ने का शौक नहीं है, तो पता नहीं है। तो 71 में क्या हुआ था? 71 में 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने एयर अटैक किया इंडिया के ऊपर। 10 की 12 एयरफील्ड्स पे बॉर्डर के साथ साथ कच्छ से लेके जम्मू एंड कश्मीर तक अटैक किया। तो उस टाइम लड़ाई शुरू होगी। जिस दिन अटैक किया, इंदिरा गांधी जी आई थिंक उस टाइम कलकत्ता में थी, कहाँ थी, उन्होंने वहीं से डिक्लेयर कर दिया रात को कि लड़ाई शुरू है, और उसके कुछ घंटों बाद अर्ली मॉर्निंग हमने उनके रेड मारनी शुरू की जहाजों ने। लेकिन जिनको हिस्ट्री पता उनको ये भी पता है कि उससे 15 दिन पहले हम ऑलरेडी पाकिस्तान को, ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश था, उसमें काफी सारे इलाके में हम घुस चुके थे, हमारी फौज बॉर्डर क्रॉस कर चुकी थी। लेकिन कैसे कर चुकी थी कि जाना, कैप्चर करना, छोटी सी जगह बैठ जाना। एक होता है ना इन्वेजन, जो फिल्मों में दिखाते हैं कि 1000 टैंक आ रहे हैं, 100 टैंक रोल करते आते जा रहे हैं, वैसे नहीं। इट वॉज लाइक, इसको प्रोबिंग अटैक कहते हैं, और छोटे छोटे मोटे अटैक लोकल कर करके धीरे धीरे बाउंड्री का नक्शा चेंज हो रहा था। तो वो फ्रस्ट्रेट हो गया, और उसने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, और ऐसे टाइम पे अटैक किया कि अमेरिका उसकी सपोर्ट में था। पूरी दुनिया वेस्ट आंख मूंद करके बैठी हुई थी जो बांग्लादेश में हो रहा था, और हमारी इस तरफ रशिया था। उससे पहले 47-48 में पाकिस्तान खुद अंदर आया था अगेन। 65 में इसने अपने घुसपैठिए भेजे, एसएसजी कमांडोज सिविल ड्रेस में। कारगिल में खुद पहले अंदर आया। तो पाकिस्तान क्या करता है कि ये जब थोड़ा फ्रस्ट्रेट होता है, चाहे इंटरनल सिचुएशन से या थ्रेट से, जो सच है कि गलत है वो उनको समझ थोड़ी इनको कम है, क्योंकि वो इंडिया को अपनी थ्रेट मानते हैं, और हमने कभी इनकी तरफ देखा भी नहीं। सारे अटैक इन्होंने खुद किए हमारे ऊपर। तो ऐसे हालात में क्या होता है कि जो अभी हो रहा है कि आप पानी बंद कर रहे हो, और कराची के साउथ में अरबियन सी में हमारी नेवी, वहाँ पे हमारा बड़ा जहाज एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत वहाँ खड़ा है। खड़ा नहीं है, मतलब वहाँ सेल कर रहा है, वहाँ पे फायरिंग चल रही है। अब पाकिस्तान का जो कराची की डिपेंडेंस इतनी है कि इनका जो तेल से लेके टमाटर और प्याज भी वो कराची हार्बर से ही आता है। जो हम पहले क्या हो रहा था, हमारा यहाँ से सामान दुबई जा रहा था, दवाइयाँ, सब्जियाँ और कपड़े, होजरी, और दुबई से वो चीज़ें फिर पाकिस्तान में आती थी। तो मैं बड़े दिन से कह रहा था कि भारत सरकार को बोलना चाहिए कि दुबई गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट ले कि हम जो सामान दुबई भेज रहे हैं वो दुबई वाले आगे पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, बाकी जहाँ मर्जी भेजें। अच्छा ये हुआ कि पाकिस्तान ने खुद ही बोल दिया परसों, जब उन्होंने रिटेलिएट किया हमारे उसमें, क्योंकि इनकी आदत है खुदकुशी करने की।
उन्होंने खुद ही बोल दिया कि हम थर्ड कंट्री से भी भारत का सामान नहीं लेंगे, तो वो खत्म हो गया, चैनल खत्म हो गया। तो अभी एनर्जी देने वाला कौन है? ईरान, ईरान सैंक्शनड है, यूएई है, सऊदीज हैं, ये है, वो सारे हमारे मित्र हैं, उनको बहाना चाहिए। कल पाकिस्तान कहेगा तेल भेजो, वो कहेंगे भाई वहाँ पे भारत की नेवी जो है वो वहाँ पे फायरिंग वायरिंग कर रही है, हमने नहीं आना। तो सही बात है, कौन आता है लड़ाई? अब रेड सी में देखो कौन आ रहा है। जब सोमालियन पायरेट्स ने तंग करना शुरू किया तो लोग बिजनेस बंद कर दिया था। तो बिल्कुल ये सही। होता है, कोई भी कमर्शियल एंटरप्राइज ऐसे एरिया में नहीं घुसना चाहती। तो अगर आपकी एनर्जी यहाँ से बंद होगी और पानी ऊपर से बंद हो गया तो आपके पास बचा गया, तो आप हो गए फ्रस्ट्रेट। तो ये पहला सिनेरियो है कि उस फ्रस्ट्रेशन में पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला करे। हमला वो मुझे नहीं लगता फौज से करेगा, बोमार्डमेंट कर सकता है, रॉकेट करे, मिसाइल करे, जहाज करे, हो सकता है, क्योंकि F-16 और हमारे राफेल भी बॉर्डर क्रॉस किए बिना बॉम्ब गिरा सकते हैं। अब हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत बढ़िया है और S-400 आने से और स्ट्रांग हो गया है। तो अगर ये पाकिस्तान ने बेवकूफ़ी की तो उसके बाद जो भारत जवाब देगा वो इतना हैवी देगा कि फिर पाकिस्तान, क्योंकि करतूत उन्होंने की है, दुनिया के सामने क्लियर हो जाएगा कि पाकिस्तान ने शुरू किया। जब शुरू किया तो उसको पनिशमेंट देना हमारा फर्ज बनता है, हमारी गीता में भी लिखा है ना। हमने बीच में पता नहीं कहाँ गांधीवादी आधे आधे मंत्र पढ़ के, आधा मंत्र छोड़ के क्या सिर में अपने नाक डाल लिया, अदरवाइज क्लियर है। दूसरा सिनेरियो ये है कि पाकिस्तान रिएक्ट ना करे, उसको कोई समझाया कि तू बैठा रहे, बैठा रहे, बैठा रहे, और अपने दिए हुए टाइम पे, चुने हुए टाइम पे, चुनी हुई जगह पे हम अटैक करें। तो उसमें हम भी यही करेंगे और मोस्ट प्रॉब्ली शायद नेवी से आएगा, क्योंकि नेवी से अटैक करने का आप, क्योंकि अभी हमने पीओजेके में अटैक करके ना, पीओजेके को अगर अटैक करना होगा तो भारतीय सेना अंदर से घुसेगी। अगर बम्बार्डमेंट करनी है ना तो इसको पंजाब और कराची और इधर करना पड़ेगा, जहाँ पे इनकी कमर तोड़ने के लिए, जहाँ पे इनकी आर्मी है, जहाँ पे इनके दहशत गर्दों के, जैसे बावलपुरा में हेडक्वार्टर है, तो जैसे हफीज सईद का घर है, ऐसे टारगेट्स को ठोकने के लिए जो मेन मेन पाकिस्तान में है, तो कहीं से भी अटैक हो सकता है। क्योंकि नेवी का ये फायदा होता है कि सबमरीन आई, फायर कर लिया, उसको ढूंढते रहो कहाँ से आई, और ट्रुप्स भेजने में फिर आपको पता कि लेने देने उसमें हो जाता है। जैसे तो उसमें ये होगा कि उसमें भारत को एक बंदिश ये होगी कितना अटैक करना है, कि वही उनकी लैंग्वेज में कि आधा पाव वाला कर रहे हैं, पाव न्यूक्लियर तो नहीं, नॉर्मल अटैक। क्योंकि जब भी हम अटैक करेंगे फिर पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, फिर हमें मौका मिलेगा अच्छी तरह ठोकने का। तो उसमें क्या होगा कि हमने 2 बार फायर किया, शुरुआत हमने की और पाकिस्तान ने बीच में एक बार रिटेलिएट किया और ठुक गया। इसलिए मेरे को पहला सिनेरियो बड़ा अच्छा लगता है, जहाँ पाकिस्तान गलती करे और हम उसको इतनी जोर का ठोके, क्योंकि हमारे पास बहाना है फिर जस्टिफाइड। इन एनी केस बहाना हमने किसको दिखाना है? जब आपके पास पावर है, आपके पास इकोनॉमी है, दुनिया आपकी बात सुनती है। वो जमाना चला गया कि हमने दुनिया की तरफ देखना कि करें ना करें। बाकी अमेरिका है, रशिया है, ये अभी भी वर्ल्ड पावर्स हैं, सुपर पावर्स हैं, तो वो अपना रोल प्ले करेंगी। वो क्योंकि लड़ाई का क्या है कि आप शुरू तो कर सकते हो, खत्म करना आपके हाथ में नहीं होता। कुछ भी हाथ से निकल सकता है। और जैसे आप कह रहे हो कि वो अगर सपोज उन्होंने गलती से अगर न्यूक्लियर अटैक कर दिया छोटा, और उसमें कैसे उनका जो पॉलिसी ये है पाकिस्तान की कि जब भारतीय सेना उनके एरिया में घुसेगी तो अपने इलाके में फायर करेंगे, वो दुनिया को कहेंगे भाई हमने अपने अपने देश के अंदर किया, किसी को क्या तकलीफ है, आप अंदर क्यों आए। और हमारी डॉक्ट्रिन बड़ी क्लियर है कि दुनिया के किसी भी कोने में भारतीय फौजों के ऊपर अगर न्यूक्लियर अटैक होता है तो उसका बहुत भयंकर जवाब दिया जाएगा। ऐसा वो गलती किया तो फिर पाकिस्तान 10 मिनट के अंदर पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, नक्शे में कुछ नहीं बचेगा। बट हम उस हद पे शायद नहीं जाना चाहते। हम चाहते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी का प्रेशर डाल के जब तक ये मसला सॉल्व लटकता नहीं, लटके अच्छी बात है। पाकिस्तान बोले आज अटैक होगा, कल अटैक होगा, वो टैंक लेके आए, उनका पेट्रोल डीजल खत्म हो रहा है, पीछे से तेल नहीं आ रहा, और हमने अपने डैम्स की हाइट बढ़ानी जो इंडस वाटर ट्रीटी के टाइम पे हम नहीं कर पा रहे थे। नए जो डैम्स बने हैं उनका डिजाइन चेंज करो, और ऊंचा कर दो 15-15, 20-20 मीटर, तो हर मीटर बहुत फर्क पड़ता है। ये कर ले, उसके बाद जब वो थक जाए, और ये बीच में मिलिट्री चेंज तो होने ही होना है, ये गिवन है, लेकिन मेरी नज़र में वो प्रायोरिटी नहीं है। मेरी प्रायोरिटी ये है इंडस वाटर ट्रीटी, जो मेरे हिसाब से लगती है जिसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है। क्योंकि हमने बॉम्ब मारा, उन्होंने बॉम्ब मारा, हमारे बॉम्ब मारा, तो अगर हमने ज़्यादा नहीं मारा तो फिर रिकवर कर जाते हैं 15-20 दिन, 2 महीने, 3 महीने रिकवर। लेकिन ये जो हमने जड़ें काटी है ना इंडस वाटर ट्रीटी में, अगर ये 1.5 साल लटक गया तो हमारे डैम्स की हाइट, शक्ल शुक्ल सब चेंज हो जाएगी, और एक बार चेंज होगी तो होगी, उसको तो कोई तोड़ने से रहा। उसके बाद फिर हम टेबल पे बोलेंगे अब दोबारा करो इंडस वाटर ट्रीटी, अब पानी का बंटवारा ऐसे होगा। पहले तुम 80% ले रहे थे, हम 20% ले रहे थे,
अब हम 50% लेंगे या 60% लेंगे, तुम 20% लोगे। और वो जो हम करेंगे ना, वो फिर आने वाली, क्योंकि देखो ये पानी एक ऐसी चीज़ है ना, इसको अनलिमिटेड टाइम के लिए रोक के नहीं रख सकते। पानी तो छोड़ना ही है। कल को हमारी जी कोई सरकार बदलेगी, जो कि नहीं बदलनी चाहिए, अगर बदल गई तो उनका कोई पता नहीं, वो दोबारा 1960 की ट्रीटी पे चले। इससे अच्छा है कि नई ट्रीटी करके पुरानी ट्रीटी को खत्म करके अपने हिसाब से, और अगर इस सरकार को 10 साल मिल जाते हैं आज के बाद, जो कि लाइकली है, 10 साल में हमारे हिमालयन रिवर्स का पानी सारे का सारा झेलम, चिनाब और इंडस, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, और इतना सतलुज लिंक, यमुना लिंक, कैनाल का पंगे चल रहे हैं, सब खत्म हो जाएंगे। बस इतना पानी है वहाँ पे, अगर हम उसको उठा सके। देखो पैसे की कमी नहीं है भारत के पास आज, जी हम अपनी नई नहरें हो सकती हैं, सरकार के पास जमीनें हैं, और लैंड एक्विजिशन एक्ट के अनुसार हमें अभी लोगों से मांगने की जरूरत, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। सरकार बोलेगी इस लाइन पे अगर 100 मीटर चौड़ी नहर खुदेगी तो खुदेगी, जैसे हाईवे में हो रहा है। कंपनसेशन लो, चुप करके घर में बैठो, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, कोर्ट नहीं जा सकते। हालांकि राहुल गांधी ने उस बिल को रोकने की बड़ी कोशिश की थी इसीलिए। तो अगर हम 10 साल में ये सरकार चलती रही और ये इंडस वाटर ट्रीटी लटकी रही, तो ये हमारे भारत का नक्शा चेंज हो जाएगा। बिकॉज हम भी पानी के क्राइसिस के सामने दिख रहा है। अगर दिल्ली में आज पानी का कष्ट है, यूपी में पानी कम हो रहा है, बिकॉज आप ये भी देखिए, जो नेपाल और उधर से रिवर आ रहे हैं, जो यमुना में, गंगा में मिलते हैं, उन पे चाइना डर्टी प्ले कर सकता है। बिकॉज वो रिवर्स भी तिब्बत से शुरू होते हैं, वहाँ भी नाले की तरह शुरू होते हैं, लेकिन नेपाल के अंदर आके बड़े रिवर हो जाते हैं। तो उस टाइम अगर नेपाल के ऊपर इन्फ्लुएंस जो चाइना करता है ऐसे करता रहे, तो ये सिचुएशन आ सकती है कि नेपाल के अंदर डैम बना के चाइना उन पानियों को ऊपर नीचे करे। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं मेन लैंड इंडिया में। मोदी सरकार, जब वाजपेयी साहब सरकार का सपना था आपस में रिवर्स को जोड़ने का काम, जैसे काली नदी जुट रही है तो हर बार फ्लड में आती है, तो वो हो रहा है। तो मैं तो अगर लॉन्ग रन एज ए कंट्री देखें, तो ये अगले 10 साल हमारी सोशल सिक्योरिटी, हमारी एग्रीकल्चर सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत क्रूशियल है। और उसमें इंडस वाटर ट्रीटी का एब्रोगेशन कह लो, अबेयंस कह लो, सस्पेंशन कह लो, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे हम कहते हैं ना कि भारत में अभी कुछ नहीं कर सकते, ये जुडिशिया कुछ करने नहीं देती, उसी तरीके से IWC जो थी वो हमें कुछ नहीं करने दे रही थी, और पीछे से पानी शॉर्टेज थी तो पीछे पंजाब वाले भी खड़े हो गए, फिर वो खालिस्तान भी बीच में आ गए। जब पानी इतना लेके आओ आप, ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, सबको खुश कर दो, इनफैक्ट MP भी पहुंच जाएगा पानी, और उसके बाद आपकी रिवर्स लिंक हो जाए, तो हमारे आने वाले 50, 60, 100 साल जब दुनिया तरसेगी पानी के लिए, तब भारत अपने पानी के लिए सेल्फ सस्टेन होगा। तो मैं इसको उस तरीके से देखता हूँ। एक तो है दुश्मन का नुकसान करना, एक है अपना भला करना। उसमें IWT का ये जो अभी हमने किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ग्रेट सर, बट वो पाकिस्तान तो आज ये जस्ट शॉर्ट में, फिर हम दूसरा एक और टॉपिक है जिस पे आपको डिस्कस करना है। बट पाकिस्तान तो बोल रहा है आज कि जैसे ही अगर कोई डैम बना या कुछ बना तो हम उसको बम मार के गिरा देंगे, हम उस पे मिसाइल मार देंगे वो डैम पे। अगर डैम की हाइट ऊंची होती है या इंडस पे कोई डैम बनता है तो हम वो डैम को मिसाइल मार के गिरा देंगे। तो आपको लगता है सर ये पक्का ऐसा कुछ कर सकता है? अगर वो करेगा तो कर फ्लड सकते। उसी में आ जाएगा। एक तो वो है, वो तो जिस टहनी पे बैठे उसी टहनी को काट रहे हो शेख चिल्ली की तरह। दूसरा, मान लिया कि अभी वो बना नहीं था पूरा, सपोज इन्होंने उड़ा दिया, और मिसाइल नहीं फेंकी, इन्होंने टेररिस्ट भेजे, क्योंकि डैम उड़ाना इतना आसान नहीं है, मिसाइल से नहीं उड़ता। आपको ऑलमोस्ट एक मदर ऑफ बॉम्ब या सब उसको क्या टैक्टिकल न्यूक्लियर टाइप उतनी एनर्जी वाला चाहिए। नॉर्मल आर्टिलरी वगैरह से या एयरफोर्स के उससे नहीं उड़ते हैं डैम, बड़े तगड़े डैम बनते हैं। तो फिर उसके बाद हर देश की रेड लाइंस होती हैं कि इसको कोई क्रॉस करेगा तो फिर हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। तो अगर वो ऐसा कर सकते हैं, तो हमने कसम खा रखी है ना अपने आप से कि हम कभी किसी देश के ऊपर न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे, यही बोला हुआ है ना, हमने एग्रीमेंट तो नहीं किया हुआ ना, अपने आप को बोला हुआ है, हमारी डॉक्ट्रिन है। तो एक दिन अनाउंसमेंट होगी कि भारत ने वो डॉक्ट्रिन चेंज कर दी, और अब हम वो कोई पालन नहीं करेंगे कि पहला अटैक नहीं करना, और 5 मिनट के अंदर हमला कर देंगे। और हमारे पास ऐसा आर्मामेंट है दिनेश, जिसका में न्यूक्लियर यूज के पास है, लेकिन न्यूक्लियर नहीं है। ऐसे अभी जो अमेरिका के पास मदर ऑफ बॉम्ब, फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स है, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स है, वो ऑलमोस्ट न्यूक्लियर है, लेकिन उसमें फिजाइल मटेरियल नहीं है, तो उसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं आती।
बट वो जितना इम्पैक्ट पे डिस्ट्रक्शन करता है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है। तो हमारा अगर एक डैम ने ना तोड़ने की कोशिश की, तो वो एक मिट्टी वाला तरबेला डैम और मंगला डैम जब हमने तोड़ दिए, तो उसके बाद तो उनको जैसे सही जैसे मीम्स आ रहे हैं ना कि उनको अपना वॉश करने के लिए भी पानी नहीं बचेगा फिर जी पाकिस्तान जी में। जी जी। वो उनको भी पता है, वो किधर बबकी है, इनकी आदत है। बोल। तो सर अभी ये तो हमारा एक आईडब्ल्यूटी का हो गया, लेकिन आपको क्या लगता है इंडिया कुछ काइनेटिक एक्शन लेगा, लाइक जैसा हमने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक किया था और अभी 2019 में बालाकोट किया था, तो ऐसे कुछ चांसेस लग रहे हैं कि इंडिया कुछ ऐसा करे कि जो आपने बताया नेवी के थ्रू कर सकता है, कि वही एक ऑप्शन है, या करें। फिर अभी जैसे एलओसी पे भी फायरिंग चल रही है तो कुछ ऐसा कर सके? एलसी पे फायरिंग तो घर की बात है, वो सालों सालों से चल रही थी, बीच में ऐसे सीज फायर कर दिया। एलसी पे फायरिंग को आप गिने ही मत करो। उनका अमनीशन उड़ा दिया, 2 गांव उड़ा दिए, 4 बंकर उड़ा दिए, वो चलता रहता है, कितने सालों से चलता रहा। बीच में शांति हो गई थी, उसका कोई इशू नहीं है। अटैक हम उसको मानेंगे जो आज तक नहीं हुआ। जब बालाकोट हुआ था, उससे पहले बालाकोट कभी नहीं हुआ था। जब पूरी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, वैसे सर्जिकल स्ट्राइक पहले नहीं हुई थी। क्रॉस बॉर्डर हम जाते थे, लेकिन पीर पंजाल के दोनों तरफ ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर के फ्रंटेज में 5 ग्रुप जाते हैं, कोऑर्डिनेटेड टाइम पे जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह से एंटर करते हैं, वापस आते हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं था। तो ये जो मिलिट्री रिस्पॉन्स, जो काइनेटिक रिस्पॉन्स आएगा, वो नेचुरली वो सर्जिकल स्ट्राइक से भी बहुत ऊपर होगा और बालाकोट स्ट्राइक से भी ऊपर होगा, और उसकी टारगेट की लोकेशन बड़ी डिफरेंट होगी, और वो होगा। हमारे देशवासियों को सब्र करना चाहिए, सरकार को पता है कब करना है। आज से पहले ऐसी सरकारें थी जो कुछ करती नहीं थी, इस सरकार ने 2 बार किया है, और दोनों के बाद इस बार तीसरी बार जब करने जा रहा है, तो पूरी दुनिया हमारे पीछे खड़ी है, और चाइना साइड में बैठ गया। चाइना कहता तुम कैलाश मानसरोवर की साइड देखो, पाकिस्तान के साथ टेंशन लड़ाई लगने वाली है, और उसका जो बाप है चाइना, वो कहता कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा रुकी हुई थी इतने सालों से, आ जाओ आ जाओ। तो बिल्कुल सही टाइम है, इसलिए सरकार डेलिबरेटली सोच समझ के कि कहाँ हिट करेंगे कि इनकी कमर टूटेगी। जल्दबाजी में किए हुए फैसले, मैं जैसे कह रहा हूँ, सिर्फ आप बॉम्ब उड़ाने से कुछ नहीं होता। जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरे थे, तो खड़ा हो गया ना जापान। आज भी आज दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट टेक्निकली एडवांस कंट्री है, इकोनॉमिकली कितनी स्ट्रांग है। तो आपको बड़े लेवल पे सिर्फ बॉम्ब से काम नहीं चलता, बॉम्ब भी मारना पड़ता है, और इसकी यहाँ मारना पड़ेगा स्टेटमेंट देने के लिए कि तुम हमारे जवान लोगों को शहीद करोगे, तो साला तुम बचोगे नहीं, वो तो करना है। लेकिन अगर उसके बाद जैसे बालाकोट में हुआ, क्या उसके बाद बैठ जाए चुप करके, तो काम नहीं होता। तो इस बार जड़ से काटने के लिए आपको आईडब्ल्यूटी, आपको काइनेटिक रिस्पांस, आपको डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, आपने बीएलए के क्या करना है, आपने टीटीपी को क्या करना है, आपने ईरान के साथ क्या करना है, इनको कैसे घेरना है और कैसे ब्लॉकेड लगाना है, तो इनका गला दबाना पड़ेगा। उसके लिए आप एक मोड से नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप हम रूथलेस हो जाएं और 4-5 एटॉमिक बॉम्ब फेंक दे कराची पे, लाहौर पे, रावलपिंडी पे, वो हम करेंगे नहीं। किस लिए? क्योंकि न्यूक्लियर वेपन जो होते हैं बेसिकली डेटरेंट, लड़ने के लिए नहीं होते। हाँ, हमारे ऊपर कोई बदतमीजी करेगा तो फिर तो हम कर देंगे। तो उसके नीचे, उस अम्ब्रेला के नीचे बहुत ऑप्शंस हैं, और इसलिए सरकार अपना टाइम ले रही है। आप ये मान के चलिए कि अगर हमने सपोज एयर डिफेंस मिसाइल भेजनी है आज बलूचों के पास, क्योंकि उनके हेलीकॉप्टर तंग करते हैं ऊपर से आके उनको, या सपोज हमने अफगानिस्तान के पास एयर डिफेंस बिल्कुल नहीं है, वहाँ हमने कुछ मिसाइल भेजनी है, क्योंकि उनके जहाज जाते हैं अफगानिस्तान में कई बार, तो टाइम लगता है ना। तो करेक्ट सर। बहुत नहीं, चीजें देखनी पड़ती आज भी वैसे तो कुछ वो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया के कुछ फॉरेन सेक्रेटरी जो पूरा पाकिस्तान अफगानिस्तान देखते हैं, उनका मीटिंग हुआ है आज। सो हो सकता है ये भी कोई एक डेवलपमेंट स्टेप हो इसमें। नहीं, हमें तो, मैं तो कह रहा हूँ आप एम्बेसी खोल दीजिए, आप रिकॉग्नाइज कीजिए तालिबान गवर्नमेंट को, क्योंकि भारत के ऊपर जो खतरा आने वाले दिनों में बन रहा है, देखो पाकिस्तान हमारे लिए खतरा नहीं है, न्यूसेंस है, खत्म। हमें खतरा है चाइना से, और दूसरा खतरा जो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वो पूरे एरिया सब कॉन्टिनेंट के लिए और बियॉन्ड भी है, वो ये है जो टर्की से स्टार्ट होता है। HTS, ISIS, ISKP, जिन्होंने ईरान सीरिया को कब्जा कर लिया। अभी ईरान, US ने कुछ अगर कर दिया तो ईरान भी वीक है, इराक तो वैसे खत्म है। और उस HTS में जो मैन पावर है वो पाकिस्तानी और ताजिक से ज्यादा। ताजिकिस्तान बहुत ही गरीब कंट्री है। तो गरीब कंट्रीज में आपको टेररिस्ट बनाने भी आसान होते हैं, लोगों को खरीदना भी आसान होता है, बिकॉज और रोजी रोटी का इशू है।
तो ये सारी जो एक इस्लामिक फोर्स जो टर्की से शुरू होती है तजिकिस्तान तक आती है, और पाकिस्तान ऑफ कोर्स उसका शामिल है, आईएस के भी पाकिस्तान में ही बैठी है, उसके बीच में कौन खड़ा है? एक देश खड़ा है जो आईएसकेपी और आईएसएस को मार रहा है, वो है अफगानिस्तान, तालिबान। क्योंकि तालिबान अपने देश में बाहर वालों को पसंद नहीं करते, और तालिबान अपने देश को बढ़ाना, चाइना की तरह एक्सपैंड करने का उनको कोई सपने नहीं, हमारी तरह ही है वो। और एक ओल्ड सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशन होने का फर्क होता है। तो आज इन सब बेवकूफ़ों के बीच में भारत, कहते हैं ना, लाइक हमारे और उस खतरे के बीच में अफगानिस्तान खड़ा है। अगर अफगानिस्तान गिर गया, तालिबान गिर गई, आईएसकेपी का होल्ड बीच में बड़ा तेज हो गया था, तो ये सारे का सारी जो गर्मी है ना, ये हमें फील करनी पड़ेगी। ये नहीं कि हमें कुछ हो जाएगा, हमें निपटना पड़ेगा। तो एक और कॉन्फ्लिक्ट, और उसमें अगर चाइना ने तड़का लगा दिया, जो लगाता है, चाइना हमेशा अपने देश से दूर लड़ता है, तो कल ऐसी साइन ना बने कि सारे के सारे इस्लामिक ग्रुप्स पीछे चाइना बैक करे और हमारे ऊपर चढ़ दौड़े। तो वो आज भी पॉसिबल है, लेकिन उससे पहले अगर हम पाकिस्तान को तोड़ पाते हैं और अफगानिस्तान को स्ट्रांग कर देते हैं, तो फिर हमने अपनी सेफ्टी कर दी। और इसका ये मतलब नहीं कि अफगानिस्तान हमेशा लॉयल रहेगा, जैसे बांग्लादेश हमने उम्मीदें लगा ली, ऐसा नहीं होता। चीज़ बदलती है, यहाँ सरकारें बदलेंगी, अफगानिस्तान में माहौल बदलेगा, कौन आएगा 10 साल के बाद पता नहीं। मैं ये कहता हूँ, जैसे बलोच हम कह रहे हैं, बलोच हमारे दोस्त हैं, वो टॉलरेंट हैं, उन्होंने हमारी सभ्यता को बचा के रखा, हमारे मंदिर वहाँ सेफ है। इसका मतलब ये तो नहीं कि 50 साल के बाद भी बलोच ऐसे ही होंगे, चीज़ें बदलती हैं। लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि आप अपने आप को इतना स्ट्रांग करो कि बाकी बदलें तो बदलते रहे, आपसे कोई पंगा ना ले। अब इसराइल स्ट्रांग है ना, चारों तरफ दुश्मन बैठे हैं, इतनी सी कंट्री है, तो बेसिकली जब आप स्ट्रांग हो तो लोग आपको झुक के सलाम करते हैं। अगर आप वीक हो, जो कि आज हम वीक हैं बाय द वे, हम ऐसे देखने में स्ट्रांग हैं, लेकिन हमारे अंदर इतने पाकिस्तान है, इंडिया के अंदर हर शहर में पाकिस्तान है, हर गांव में घुसे हुए हैं। और गुजरात में जो सफाई हो रही है पिछले 24 घंटे में, 2200 तो बांग्लादेशी पकड़ रखे हैं जिनको निकाला जा रहा है। तो अगर हम ये अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दें, और ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है, लेकिन उसमें खून खराबा होगा। वो खून खराबा भी होना, उसको हम नहीं रोक सकते। जब सिविलाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, एक सिविलाइजेशन का दूसरी सिविलाइजेशन, एक सोच का दूसरी सोच के साथ, तो खून बहता है, उसमें निर्दोष भी मारे जाएंगे, पंगा करने वाले भी मारे जाएंगे। पर ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री में ऐसे ही होता आया। लोग, पार्टीशन हुई थी, पहले लोगों ने बोला 10 लाख लोग मारे गए, बाद में पता चला 25 लाख लोग मारे गए। लेकिन आप इमेजिन कीजिए, अगर पाकिस्तान ना बनता, बांग्लादेश ना बनता, तो आज भारत के अंदर 60% मुस्लिम्स होते। तो फिर आप उसमें भी नमाज पढ़ रहे हो। तो कई चीजें जब होती हैं, वो बड़ा दर्दनाक होता है। हम ऐसे फालतू में बोलते हैं वो पार्टीशन का, मैं तो गांधी जी को आई हेट हिम, मेरे को गांधी को मैं बापू को भी नहीं कहता, लेकिन पार्टीशन करा दी, इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत अच्छा किया, बचा लिया, ठीक। तो जब ऐसे वाला चरण आएगा ना, तो खून खराबा होगा, लोग मारे जाएंगे, बलियां लगेंगी, मगर कोई चारा ही नहीं है। इतिहास खोल के देखो, बड़े बड़े लोगों ने अपनी बलियां दी हैं, बलिदान देने पड़ते हैं। तो अब हमारे टाइम में आएगा, मैं आपसे थोड़ा बड़ा हूँ उम्र में, जब आपके टाइम में आएगा पता नहीं, पर ये भी होगा। तो इसलिए मुझे ये परवाह नहीं है कि कल को बलूचिस्तान की, आज से 50 साल बाद बलोच कैसे बिहेव करेंगे, आज से 15 साल बाद अफगानिस्तान कैसे बिहेव करेगा, जब तक हम तगड़े हैं। हाँ, अगर हम अपने अंदर नसूर कैंसर पालते रहे और गंगना जमुना जी के ढोल बजाते रहे, और फिर एक दिन हम सरप्राइज हो गए, तो फिर बेवकूफ़ी अपनी है। फिर तो किसको क्या बोलेंगे, फिर तो कोई भी चढ़ के दौड़ेगा हमारे ऊपर। तो ऐसे में देखता हूँ इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को। जी अच्छा, अब इसमें जो, अब मैं लास्ट सेक्शन पे जाता हूँ सर, कि जो ये कश्मीर में हुआ, अब कश्मीर में उसके बाद प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, इसमें जो अब जो गवर्नमेंट एक्शन लेने लगी कि जो भी एक संदिग्ध है या जिसने सपोर्ट किया, उसका घर जो डिमोलिश करे, जो रेगुलर इंडिया में जो पैन इंडिया चल रहा था बुलडोजर का, वैसे ही अब देखा कि आर्मी ने वो करा। अब उस पे भी वो लोगों ने प्रोपोगेंडा स्टार्ट कर दिया, बट इसका क्या इम्पैक्ट आएगा जो घर डिमोलिश कर रहे हैं, प्लस अभी जो प्रोटेस्ट जो देख रहे हैं हम कश्मीर में, वो पहले बहुत कम देखे कि जो लोग पब्लिक बाहर आ रही है इतना प्रोटेस्ट करने। अब ये मुझे एक पर्सनल डाउट है सर कि ये हो सकता है कि ये टूरिज्म के स्टार्ट के सीजन में हुआ है, इसलिए ऐसा इतना प्रोटेस्ट हो रहा है। अगर एंड में होता तो इतना नहीं होता, जो मुझे लगता है। तो आपको क्या इसमें लगता है सर? और ये अब क्या चांसेस है कि अगर इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, तो क्या इससे उनको, पाकिस्तान को भी समझ में आता है कि कश्मीर की पॉपुलेशन जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जा रही है एज़ कंपेयर टू टेररिज्म की तरफ?
और इसमें हमको क्या समझना चाहिए कि सर अब जैसे टूरिज्म तो चल ही रहा है, लोग तो जा ही रहे हैं, अभी वो वीडियोस भी डाल रहे हैं, वो देख के गुस्सा भी आ रहा है, बट ठीक है तो भी लोग जा रहे हैं। तो ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है और जो प्रोपोगंडा चल रहा है घर तोड़ने का, तो उसमें क्या लगता है सर आपको उस पे? देखो, बाकी भारत में तो डोजर लगा के घर को तोड़ा जाता है, कश्मीर में तोड़ नहीं रहे, कश्मीर में उड़ाया जा रहे हैं, क्योंकि जिस लैंग्वेज में वो बात करते हैं उसी लैंग्वेज में हम बात करते हैं। तो अब आपने देखे होगा कि बम ला के उड़ा रहे हैं, रॉकेट मार के उड़ा रहे हैं। यस, एक बात। यस सर। दूसरा, टूरिस्ट जो आपको घूमते हुए नजर आ रहे हैं वो लोग हैं जो वहां पहुंच चुके हैं। अब हम लोग हैं मनी माइंडेड। कश्मीर एक महंगी डेस्टिनेशन है, आप दुबई का चक्कर काट के आओगे कम पैसे लगेंगे, कश्मीर में ज्यादा लगते हैं। तो अगर आप 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए खर्च के फैमिली लेके आए हुए हो और बोलते हो यार 4 दिन बचे हुए हैं, तो हिंदुस्तानी दिमाग बोलता है यार अभी आए हुए हैं, सब ठीक ठाक है, चलो। और उनको लोग बताने वाले हैं कि सब ठीक है, चलो आओ, और फिर वीडियो वीडियो बना के उनकी बेवकूफ़ी है, उनकी बेवकूफ़ी है। देखो, प्रोटेस्ट की बात है ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो दिल्ली को भी शायद समझ आने में अभी तक पूरी समझ नहीं है, जो मेरा अपना पर्सनल, बिकॉज मैं JNK का हूँ और मैं JNK को ऑब्जर्व करता हूँ, मैंने 11 साल वर्दी पहन के स्टेट के अंदर घूमा हूँ, तो मुझे कुछ पता है। पहली बात यह है कि यहाँ का जो प्रॉब्लम है वो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की प्रॉब्लम है। वो ये कहे कि यहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं थी, यहाँ डेवलपमेंट नहीं थी, ये करप्शन नहीं था, ये हर जगह यही था। जब तक कांग्रेस गवर्नमेंट थी, हमारी सड़कें पूरी दुनिया में खराब थी, पूरे इंडिया में खराब थी, हमारे हाईवेज तंग थे और खड्डे वाले थे। क्योंकि मैं अगर अपनी सारी गाड़ियों का हिसाब लगाऊं तो 96 में पहली बार कार खरीदी थी हमने, तो आई थिंक 5 1 लाख किलोमीटर से ऊपर तो मैं ड्राइव कर चुका हूँ, मैं भी ज़्यादा 6 लाख हो मेरे। तो हमने भारत को बदलते हुए देखा है। मैं एयर ट्रेवल तभी करता हूँ जब मजबूरी हो, ट्रेन तो मुझे पसंद ही नहीं। मैं मौका मिले तो मैं लाइक लेह से गोवा हम लोग गाड़ी में जाते हैं, ऐसा मतलब। तो वो चेंज जो अभी आया, वो चेंज जब कश्मीर में नहीं था, हाईवेज नहीं बने, मॉल्स नहीं बनी, तब भारत में बहुत सारी जगह थे यहाँ, वहां भी यही हाल था, वहां भी अनएम्प्लॉयमेंट थी, पर वहां के लोगों की आइडियोलॉजी गलत नहीं थी। तो उन्होंने अपने पड़ोसियों को, कश्मीरी पंडितों को वहां से नहीं भगाया। ये प्रॉब्लम है इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की। और अगर हम ये सोचें कि डेवलपमेंट करके वहाँ पैसा लगा के हम उनको खरीद लेंगे, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ये दुल्लत डॉक्ट्रिन थी जो कहता था कि अलगाववादियों को पैसे दो, उनको देश का भ्रमण कराओ, दुनिया में बाहर भेजो फॉरेन में, तो काबू में रहेंगे। ऐसे नहीं होता काबू। दूसरी बात जो हमारे भारतीयों को समझ नहीं आती, वो ये है कि कश्मीरियों के दो रूप हैं। एक कश्मीरी जो इंडिविजुअल है, जो आपका दोस्त हो सकता है, आपका सहपाठी हो सकता है, आपका कलीग हो सकता है, और एक कश्मीर एज ए सोसाइटी। तो कश्मीरी एज ए इंडिविजुअल आपको सेंसिबल लगेगा, पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग हैं, बड़ा लिबरल है, क्योंकि हमने बचपन में से कश्मीर देखा है, यहाँ पे उस किस्म का कट्टरवाद नहीं था जैसे आज हिजाब देखो श्रीनगर में, हमने कभी नहीं देखा जितना फैशन कश्मीर में होता था, बिकॉज बॉलीवुड की शूटिंग यहाँ होती थी। फॉरनर्स यहाँ पे 19वीं सेंचुरी में भी आते थे, 1850 में भी कश्मीर में फॉरनर्स आता था। तो वो उनका ड्रेसिंग, उनका बिहेवियर, वो कश्मीर के रग रग में है। देख के जो सामने दिख रहा है रोड के ऊपर, हनीमूनर्स वहाँ आते, तो बड़ी लिबरल ओपन सोसाइटी है। लेकिन ऑफ कोर्स पिछले 10, खास करके पिछले 12 15 साल में बहुत रेडिकलाइज होगी। 90 में भी जब आया था सो कॉल्ड जिहाद शुरू हुआ था इनका, तो रेडिकलाइज हो गए थे ये, लेकिन कपड़ा कुपड़ा फैशन वैसे चलता रहा काफी देर। अब वो भी हो गया, अभी हिजाब भी आ गया, नकाब भी आ गया, सब आ गया। तो आप कश्मीरी इंडिविजुअल्स को देखोगे तो आपको तो बड़े अच्छे लगेंगे। फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ये दिल्ली में कुछ बोलते हैं, जम्मू में कुछ बोलते हैं, कश्मीर में कुछ बोलते हैं। तो मगर वो बोलते हैं जो सुनना चाहते हैं लोग, तो लोग बड़े इंप्रेस होते हैं, बड़े अच्छे हैं। मगर जब 4 5 इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो फिर उनको जिहाद, काफिर, इस्लाम, बस वही नजर आता है। उसमें खतरा क्या होता है कि जैसे आपने देखा प्रोटेस्ट हुए, कैटल मार्च हुए, लेकिन सेम टाइम पे वो वीडियोस भी आए जहां हमारे पत्रकारों को हैकल किया गया। कल एक कपल ने वहां पे लाल चौक में वीडियो बनाया कि देखो, और लड़की उसको पूछ रही है कि, वो एक लेडी कह रही है दिल तो हमारा पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब आइडियोलॉजिकली आप एक तरफ देखते हो, तो ये डेवलपमेंट शेवलपमेंट आप ले लेते हो थैंक यू बोल के, आने दो आने दो आने दो, टूरिज्म भी आने दो, लेकिन आपका दिल और दिमाग किधर है? 1400 साल पुरानी एक जगह में फंसा हुआ है। तो इसका इलाज ये नहीं है, क्योंकि अगर डेवलपमेंट, मैं माना
कि डेवलपमेंट मोदी सरकार ने बहुत की। उससे पहले पैसे की कमी नहीं थी। जब आपको 1 रुपया मिलता था ना पर हेड, तो JNK में 8 रुपये मिलता था, 8 से 10 गुना। और 1947 से लेके 2010, 12, 15 तक मिलता रहा। फिर मोदी सरकार आई, पैसे में और पैसे 14,000 करोड़, 15,000 करोड़, 50,000 करोड़ के पैकेज और आए। फर्क ये था कि पहले पैसे गायब हो जाते थे, अब पैसे लग रहे। लेकिन उसके बाद भी अगर पहलगाम होता है, और उसके बाद भी अगर लोगों को धर्म देख के मारा जाता है, और उसके बाद भी घोड़े वाले आपको वहां से जो बच के निकल रहे थे, वो नीचे जो 15 मिनट का रास्ता है, 4,000 रुपये लगेगा घोड़े का, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि एज ए सोसाइटी वो एक सिक सोसाइटी है। एज एन इंडिविजुअल दे वेरी गुड। इसमें कंफ्यूज मत हो जाए आप, क्योंकि इस कंफ्यूजन मुझे दिल्ली में भी दिखता है। लोग कहते हैं कश्मीरी हमारे भाई हैं, बिल्कुल भाई हैं, सब कुछ हैं, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि जब ये इकट्ठे होते हैं तब इनका एटीट्यूड कुछ और होता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने पड़ोसियों को मारा, जिन्होंने गिरजट भट्टू को, उसमें टिक्कू को, उन्होंने आरे पे टीचर को। तो इतिहास को भूलना नहीं चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि आपने एक मॉडल दिया पहले करप्शन का, दुर्लत डॉक्ट्रिन की, गिलानी को खिला दो, मलिक को खिला दो, मीर को खिला दो, नहीं चला। फिर आपने वो टेररिज्म साथ में चलता है, टेररिज्म बिजनेस है, इसको आप बिजनेस के आगे मत कुछ समझो। कल आए किसी ने पूछा था, मैं कहा जिहाद का एक ही मतलब है कश्मीर में, राइफल आपके हाथ में, पैसे कमाओ और जिस लड़की के साथ सोना आप सो जाओ, ये है जिहाद। पूरी कहीं भी देख लो दुनिया में, आज आकर ये वहीं पे आता है। बेसिक जो इशू है वो ये है कि डेवलपमेंट से फिर मोदी सरकार आई, और मोदी सरकार ने बोला कि हम डेवलपमेंट करेंगे, डेवलपमेंट की और सब ठीक हो गया। तो फिर पहलगाम क्यों हुआ? पहलगाम हुआ, वो एक चीज है, पहलगाम किस तरीके से हुआ वो बहुत बड़ी चीज है। तो दिमाग में बीमारी है, तो हमें एक नया मॉडल अभी करना पड़ेगा। 2 मॉडल फेल हो गए, हम कहेंगे टेररिज्म को कंट्रोल कर लिया, वो होता रहता है, टेररिज्म कंट्रोल होता रहता है। 2099 में भी टेररिज्म खत्म हो गया था ऑलमोस्ट, मतलब लोगों को पता नहीं है, इसलिए कारगिल हुआ था। मुशर्रफ फ्रस्ट्रेट हो गया था कि कश्मीर के अंदर कुछ नहीं हो रहा, ठोक ठोक के सारे उड़ा दिए थे आर्मी ने। लेकिन क्या है कि फौज अपना काम करती है, फिर पॉलिटिशियंस आते हैं, फिर वो गेम खेलते हैं, दोबारा स्टार्ट हो जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, आपने कश्मीरियों को देखो, कश्मीर में, यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में 80% मुसलमान हैं, 70 से 80%। उनको आप माइनॉरिटी का स्टेटस दे के पूरे भारतवर्ष में आपने उनके बच्चों को फ्री में एजुकेशन दे रखी है। वो उन कॉलेजेस में जाते हैं, और जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, पाकिस्तान की तालियां बजाते हैं। फिर वहां पे पंगे होते हैं, तो हमारे पूरा ये वो लॉबी स्टार्ट हो जाती है। और जो हमारे इंडियन स्टूडेंट कश्मीर के अंदर पढ़ते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट्स में, उनको वहाँ पिटाई होती है। तो मैं भारत सरकार को कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे कीजिए, सारे कश्मीरी स्टूडेंट्स को वापस कश्मीर में लेके आइए, और जो बाकी स्टूडेंट्स हमारे वाले वहाँ पढ़ रहे हैं उनको रिप्लेस कर दीजिए आप, क्योंकि कश्मीर में सब कुछ है, एम्स है, IIT है, NIT है, IIM है, सब कुछ है। ऐसा कुछ नहीं कि कश्मीर में बाकी, हमारी एक स्टेट है जहाँ पे हर चीज़ 2-2 है। अगर कुछ चाहिए तो एक फील्ड ऑफिस, मतलब एक कैंप ऑफिस तो है ही है। तो आप कश्मीरियों को कश्मीर के अंदर पढ़ाइए, 10 साल इसको छोटा सा यूटी बना के कश्मीरी पंडितों को अलग से जगह दो, जम्मू को अलग करो, पहाड़ी बेल्ट जो है उसको अलग करो, 3-4 यूटीज बना के, यूटी बोलो उनको, आप बिल काउंसिल बोलो, जो भी बोलना, नाम आपकी मर्जी। ये 80 किलोमीटर बाय 40 किलोमीटर जो कश्मीर है ना, इतना सा, उसको आप सिर्फ एक काम करो कि जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो भारत में बाकी भारतीयों को कानून लगता है, उस कानून को यहाँ लगाइए, यहाँ का डिसिप्लिन ठीक करिए, उनको बोलो पढ़ो लिखो ऐश करो, जो करना करो। और कश्मीर का नैरेटिव जो है ना, हमारे नेशनल मीडिया से गायब कर दो। एक गोली चलती है तो सब चैनल्स भी शुरू होते हैं। दिल्ली में हर रात 10-12 मर्डर होते हैं, बॉम्बे में कितने मर्डर होते हैं रात को पता ही नहीं। इतना क्या हमने सिर पे चढ़ा रखा है? आपको आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड करना पड़ेगा। एज ए पॉलिसी सरकार को बोलना पड़ेगा कॉलेजेस को, जम्मू एंड कश्मीर से बाहर, कि आप कश्मीर के स्टूडेंट्स को दाखिला नहीं लेंगे। और सेम टाइम कश्मीर में अगर कोई चीज़ कमी है, वहाँ और इंस्टीट्यूट खड़ा करो, उनको बेस्ट एजुकेशन दो। मगर वो, और उसके बाद वो इंडिया में तब आए जब वो UPSC क्लियर करें, जब वो CDS क्लियर करें, जब वो NDA क्लियर करें, ताकि वो जो लोग आएंगे ना, वो फिर हमारे देश की उन्नति में सहयोग करेंगे। आज क्या हो रहा है, आप स्कॉलरशिप देके उनके घरों में बगीचे हैं, करोड़ों रुपए का सेब उगा रहे हैं, टैक्स लगता नहीं, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है।
कोई राइस उगा रहा है, कोई टैक्स नहीं लग रहा। बच्चे उनके ऐश करते हैं बेंगलोर में, बॉम्बे में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, फ्री में एजुकेशन पढ़ते हैं। पीछे से पैसे हैं, आगे आपने फीस देनी नहीं, वहां पे आप लड़कियां घुमाते हो, लव जिहाद करते हो, सब कुछ करते हो, फिर पाकिस्तान के लिए चेयर करते हो। तो वो हमारे देश की उन्नति में क्या खाक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। तो जैसे एक नॉर्मल भारतीय का सपना होता है कि मैं बड़ा अच्छा पढ़ूं और मैं फिर अमेरिका में जाके जॉब करूं, ऐसे ही कश्मीरियों को बनाओ, उनका सपना हो कि मैं अच्छा बनूं और भारत में जॉब करूं। फ्री में मत गेट पर बैठ जाओ। अगर आपको कश्मीर में घर खरीदना अलाउड नहीं है, आपको घर के कश्मीर में नौकरी करनी अलाउड नहीं है, तो आप इनको क्यों लिबर्टी दे रहे हो? आप क्यों इनको घर खरीदने दे रहे हो बाहर इंडिया में? हर चीज रेसिप्रोकेशन पे होती है। बहुत हो गया, सिर पे चढ़ा लिया, सारे मॉडल करके देख लिए, करप्शन भी फेल हुई, डेवलपमेंट भी फेल हुई है, मान लो इसको। अब आ जाओ आप, करेक्ट। मैं नहीं कहता मारो, मैं नहीं कहता चाइना की तरह उनका धर्म, उनको जो करना है कश्मीर के अंदर करें, और कश्मीर को नेशनल मीडिया से गायब कर दो, इसकी बात करनी बंद कर दो। और ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और पाकिस्तान के कमेंटेटर्स को अपने चैनल से बुलाना बंद कर दो। गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए, उनको कुछ सताया नहीं जाएगा, उनको बेटर एजुकेशन फर्स्ट क्लास सब कुछ दी जाएगी, पढ़ने वाला भी कश्मीरी, पढ़ाने वाला भी कश्मीरी। लेकिन आर्मी सिक्योर करे बॉर्डर्स को, और लोग लॉ एंड ऑर्डर को सख्ती से, जैसे एक अच्छे देश में होता है, लागू करें आप। फिर देखते हैं वो किसको पत्थर मारते हैं, फिर देखते हैं वो क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने कश्मीरी पंडितों को आने नहीं देना, उन्होंने जी। आपको भी नहीं आने देना। आपने अपने गेट खोल रखे हैं कि आओ, और यहाँ हमारे कॉलेज में बैठ के आप पाकिस्तान, तो को 10 साल ना इनको क्वारंटाइन में डाल दो। जो बेस्ट उनकी क्रीम, जो बेस्ट पढ़ने वाले लिखने वाले, अगर वो आके नेशनल मेन स्ट्रीम में आईएएस में ज्वाइन करना चाहते हैं, आर्मी में ज्वाइन करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहिए, बिकॉज आपके पास अपना आईआईटी है। ये तो नहीं है ना वो यस। आईआईटी करने के बाहर आना है। श्रीनगर में आईआईटी है, आईएएम सब कुछ है ना। आज से 10 साल पहले नहीं था, तो हम कहते नहीं ये तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है कि स्टूडेंट को वहां पढ़ने नहीं दिया जाता, यहाँ पढ़ना चाहते हैं, पढ़ो। वो वैकेंसी भी आपकी, नेशनल टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, लोकल टेस्ट कर लो, आप खुद ही अपनी सिलेक्शन करो। बाकियों की जान छोड़ो, जम्मू की जान छोड़ो, पहाड़ियों की जान छोड़ो, लद्दाखी तो बेचारे अलग हो गए। तो कुछ अलग करना पड़ेगा। ये जो लोगों को लगता है कि जो चल रहा वही ठीक था, ये एब्रेशन होगी, एब्रेशन नहीं होती, ये अटैक ऐसे नहीं होते। मैं ये कहता हूँ कि आधा % कश्मीरी जो है वो आज भी पाकिस्तानी माइंड में, आधा %, तो भी वो 50-60 हजार से ऊपर है। और बिल्कुल इस पूरे काम में 15 लोगों ने सहयोग दिया है। तो 50,000-60,000 लोग कितने कांड करवा सकते हैं, है ना? और आप टूरिज्म भी बंद मत करो, लेकिन आप क्लियरली बोलो पहलगाम, गुलमर्ग, सोनामर्ग, श्रीनगर, दैट्स इट। उसके आगे पीछे कोई टूरिज्म नहीं जाना। और इन इलाकों को आप सेफ रखो, ऑलरेडी सेफ है। ये जो हुआ तो ये तो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बदमाशी की कि पहले खोल दिया सरकार को। लॉ एंड ऑर्डर एलजी साहब के पास था, उनको बताया नहीं। और टूरिज्म ने जो चीज 1 जून को खुलनी चाहिए थी, 1 जून को, जहां अमर यात्रा 3 जुलाई को स्टार्ट होती है, तो जून के महीने में इसी मीडो में आर्मी का कैंप लगा पूरी यात्रा के लिए। तो उसको आपने 1.5 महीना पहले खोल दिया बिना किसी को पूछे, और बाद में कहते हैं इंटेलिजेंस फेलियर हो गया। तो वो बातें तो बाद में होंगी, जब ये निपट जाएगा तो उसके बाद देखेंगे क्या कर। तो ये है, हमें अपनी पॉलिसी थोड़ी सी, गांधीवाद ने हमारी कमर तोड़ दी, ये बहुत हो गया, हमें नहीं चाहिए गांधीवाद शाह। हमारा चाणक्य नीति पे देश चलना चाहिए, तो कश्मीर भी चाणक्य नीति से हैंडल होना चाहिए। दैट्स अ वेरी ट्रू थिंग सर, वेरी बहुत सही आपने बताया, और ये होना भी चाहिए, बिकॉज इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो लाना पड़ेगा। अदरवाइज हम हर बार यूं नहीं है कि भाई हम मार खाते ही रहे और हमेशा बस अहिंसा परमो धर्म वो सब चालू रखे, वो ड्रामा। नहीं, आपका बात बिल्कुल सही है। तो मैं अभी इसको एक एंड करता हूँ सर। वैसे मुझे बहुत सारी बात करनी है, बट मुझे भी पता है आपका समय सर अभी अराउंड 50 मिनट्स हो गए हैं। तो आई नो आपका भी टाइम इसमें बहुत मुझे पता है आप कितने बिजी रहते हो सो इसलिए मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो मैं आपको फिर से चेस करूंगा नेक्स्ट आगे पॉडकास्ट के लिए। बट अभी के लिए सर, मैं अभी यही एक सिनेरियो लगता है कि हमें एक जवाब तो उनको देना है, 100% देना है पाकिस्तान को। हमने स्टार्ट भी कर दिया है जो नॉन काइनेटिकल है, बट हम दूसरे तरीके से भी देंगे। और इसका सॉल्यूशन भी आपने बताया कश्मीर का, वो भी एक सही सॉल्यूशन है, क्योंकि हमने बहुत ट्राई किया। अब हमको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। अगर कोई जैसे वो गलती करते तो बार बार आप प्यार से नहीं समझा सकते, कभी स्ट्रिक्ट होना पड़ता है उसमें। तो वो आपने बहुत सही ये बोला है सर। सो
थैंक यू वेरी मच सर, आपने समय निकाला मेरे लिए और मेरे चैनल के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। और जय हिंद जय भारत। जय हिंद सर, जय हिंद, जय भारत सर।